गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इलास्ट्रेशन नंबर 1 को सॉल्व किया था। ओके, चलो अभी द इजीएस्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर नंबर 3। ओके, ओम्स लॉ में हमने रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V बाय I डेराइव किया था, समझा था। ओके, और वहां पे हमने डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ मटेरियल। ओके, दूसरा डायमेंशन ऑफ एलिमेंट, दैट इज लेंथ एंड एरिया। लेंथ पे कैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करता था, R इज प्रोपोर्शनल टू L, एंड क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता था, R प्रोपोर्शनल टू 1/A। प्रूव किया हुआ है। ओके, पॉइंट नंबर 2, थर्ड उसमें ऐसा था कि रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट। अच्छा, तो ये टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस किस इक्वेशन से डिपेंड करता है? ओके, तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस टॉपिक का ये जो इक्वेशन है वो टेक्स्ट में डायरेक्ट लिखा हुआ है। ओके, तो क्या लिखा हुआ है, R2 इज इक्वल टू R1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये इक्वेशन है हमारे पास, ये डायरेक्ट है। अच्छा, तो टेक्स्ट में डायरेक्टली लिखा हुआ है तो हमने भी यहाँ पे डायरेक्टली लिखा, बट ये कैसे आता है तो उसको मैं आपको समझाता हूं। ओके, तो दैट इज आवर स्टैंडर्ड 11। अच्छा, स्टैंडर्ड 11 में हमने एक्सपांशन देखा था ना, एक्सपांशन समझा था ना। अच्छा, एक्सपांशन, लेंथ का एक्सपांशन, वो कुछ ऐसे रॉड था, उसको टेम्परेचर अगर आप उसका इंक्रीज करते हो तो लेंथ में इंक्रीज रहता है। अच्छा, तो वो इंक्रीज वाला, एक्सपांशन वाला टॉपिक आपको मालूम है ना, सबने ये न्यूमेरिकल्स रॉड वाले किए थे। तो वो लेंथ का एक्सपांशन था, डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा L डेल्टा T, ऐसा था ना इक्वेशन, था ना। ओके, तो रेजिस्टेंस लेंथ पे R प्रोपोर्शनल टू L, तो लेंथ की जगह पे यहां पे हम रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। तो डेल्टा R इज इक्वल टू अल्फा R डेल्टा T। ओके, यहां पे डेल्टा R चेंज इन रेजिस्टेंस, कैपिटल R दैट इज इनिशियल रेजिस्टेंस, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, एंड अल्फा दैट इज डेल्टा T टेम्परेचर के साथ मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो उसको हम बोल सकते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट, है ना। एक्सपांशन कांस्टेंट है, दैट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ओके, कोएफिशिएंट मतलब मल्टीप्लिकेशन में जो क्वांटिटी रहता है। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। अभी ये और ये कैसे सेम हुआ? अच्छा, तो उसको देते हैं डेल्टा R दैट इज चेंज इन रेजिस्टेंस, तो उसको लिख सकते हैं R2 माइनस R1 इज इक्वल टू अल्फा R दैट इज ओरिजिनल रेजिस्टेंस, दैट इज R1 डेल्टा T। ओके, तो R1 इस साइड पे जाएगा तो R2 इज इक्वल टू R1 प्लस अल्फा R1 डेल्टा T। ओके, तो R2 इज इक्वल टू, यहां से R1 अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। बोलो समझ में आए?
है ना, टेक्स्ट में डायरेक्ट है तो हमने डायरेक्ट लिखा। अगर ये आपको समझना हो तो साइड में आप इसको सॉल्व कीजिएगा, है ना। अगर ये याद न रहता हो तो ये 11th स्टैंडर्ड से ये इक्वेशन है। ओके, क्लियर। तो हमें ये इक्वेशन याद ही रखना है ना। तो ये इक्वेशन रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पे डिपेंडेंस कैसे रहता है, तो R2 is equal to R1 in bracket 1 plus alpha T2 minus T1. Clear? Delta T, that is T2 minus T1. Final minus initial temperature. Okay? Okay. Where T1 initial temperature. So what is R1? Resistance at temperature T1. T2 final temperature. So what is R2? Resistance at temperature T2. And alpha, that is मल्टीप्लीकेशन विथ टेम्परेचर है, तो उसको बोलेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ओके, और इसका यूनिट टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा का यूनिट अगर एग्जाम में पूछना हो तो पूछ सकते हैं। तो उसका यूनिट, अच्छा ये तो ओम ओम कैंसल हो जाएगा, तो अल्फा का यूनिट टेम्परेचर डिवाइड में आएगा। तो टेम्परेचर का यूनिट क्या रहता है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। तो अल्फा का यूनिट उल्टा रहेगा, दैट इज डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ओके, तो ऐसे रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्लियर? और वैसे ही रेजिस्टिविटी का अगर हमें इक्वेशन लिखना हो तो रेजिस्टेंस की जगह पे रेजिस्टिविटी रो, दैट इज रो2 is equal to ρ1 in bracket 1 plus alpha T2 minus T1. क्लियर? समझ में आया सब? हो गया ना? ओके, चलो तो फिर हम इस टॉपिक के बेस हमारे पास कितने न्यूमेरिकल्स है मालूम है? एक ही इक्वेशन से सॉल्व करने का है कैलकुलेशन से। तो कितने न्यूमेरिकल है मालूम है? 5, 3 एक्सरसाइज में और 2 इलस्ट्रेशन में, है ना। तो 2 पीरियड या 3 पीरियड में हम लेक्चर में हम ये टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ओके, चलो तो फिर इलस्ट्रेशन नंबर 3, देखो पूरा क्वेश्चन लिखा है मैंने, खाते पीते घर का क्वेश्चन है, एकदम जाड़ा जाड़ा, है ना। ओके, तो इन इलेक्ट्रिक टोस्टर पढ़ते जाएंगे, डेटा निकालते जाएंगे और डायरेक्ट इक्वेशन रख से सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलो तो इन इलेक्ट्रिक टोस्टर इलस्ट्रेशन नंबर 3 कैन बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स। इन इलेक्ट्रिक टोस्टर नाइक्रोम वायर इज यूज्ड। अच्छा, टोस्टर तो आपको मालूम है, टोस्ट को गर्म करना, हीट करना वगैरह वगैरह। तो उसमें नाइक्रोम, दैट इज एन अलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम, कोबाल्ट, आयरन, इन 4-5 मटेरियल्स का एलॉय है। ओके, तो इज यूज्ड, अच्छा होता रहेगा। व्हेन नेग्लिजिबल स्मॉल करंट पासेस, अच्छा एकदम स्मॉल करंट रहता है, मतलब कि चलो कि टोस्टर चालू ही नहीं किया, है ना। इट्स रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर, अच्छा रूम टेम्परेचर दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस। तो रूम टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना है? 75.3 ओम। ओके, चलो तो यहाँ पे टेम्परेचर और रेजिस्टेंस दिया गया हुआ है। तो पहले टेम्परेचर दैट इज T1, अच्छा T1 कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। और इतने टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना है? तो R1 दैट इज 75.3 ओम। क्लियर? ओके, चलो उसके बाद पहले टोस्टर चालू नहीं किया था, अभी चालू किया है। तो नाउ अ सप्लाई ऑफ 230 वोल्ट इज कनेक्टेड। अच्छा, सप्लाई दिया गया वोल्टेज, सो V इज इक्वल टू हाउ मच वोल्ट? 230 वोल्ट। अ स्टेडी करंट ऑफ 2.60
8 एम्पियर पासेस। अभी कितना करंट पास हुआ है, करंट दिया गया हुआ, सो करंट I that is 2.68 एम्पियर। ओके, what is steady temperature of wire? अच्छा, तो टेम्परेचर पहले दिया था वो T1। अच्छा, तो बाद में इतने वोल्टेज और करंट पास होंगे तो कितना टेम्परेचर रहेगा। ओके, सो T2 फाइंड करना है। ओके, व्हाट इज स्टेडी टेम्परेचर ऑफ वायर, T2 फाइंड करना है। बट उसके पहले हमें R2 चाहिए ना, है ना। T1 है, R1 है, R2 T2 फाइंड करना है, बट R2 चाहिए ना, रेजिस्टेंस, और अल्फा दिया गया हुआ है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अच्छा, तो वोल्टेज एंड करंट है तो रेजिस्टेंस कितना होगा। अच्छा, दैट इज ओम्स लॉ। बोलो ओम्स लॉ, R2 रेजिस्टेंस V बाय I। अच्छा, वोल्टेज कितना है 230 डिवाइड बाय करंट कितना है 2.68, तो रेजिस्टेंस मिल जाएगा हमें, है ना। अच्छा, कितना होगा, तो 230 डिवाइडेड बाय 2.68 कीजिएगा तो आपको मिलेगा 85.8। ओके, अच्छा, तो फाइंड करना है हमें स्टेडी टेम्परेचर, लास्ट में टेम्परेचर कितना होगा, तो वो T2 फाइंड करना है। और टेम्परेचर कोएफिशिएंट आपको दिया गया हुआ है अल्फा 1.7 into 10⁻⁻4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ओके, अभी ये जो टॉपिक है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, उसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि ये सेल्सियस को केल्विन में तभी आपको घुमाना है, तभी आपको कन्वर्ट करना है, तो जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट का यूनिट रहेगा उसी में टेम्परेचर को रखना है। यहाँ पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स में है ना, तो ये भी ये सेल्सियस में ही रखिएगा। ओके, क्लियर, समझ में आया। अच्छा, तो हमें सिर्फ इक्वेशन रखना है और उसके बेस हमें इस कैलकुलेशन करके हमें आंसर लाना है। ओके, अच्छा, तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टर R2 is equal to R1 in bracket 1 plus alpha T2 minus T1। ओके, ये इक्वेशन है हमारे पास, है ना। बस अभी शांति से इसका कैलकुलेशन समझिए, है ना, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप से सीखिए ये कैलकुलेशन। और मेन ये कैलकुलेशन अगर आपको आ गया तो बाकी के और 4 न्यूमेरिकल्स आप अपने आप से कर सकोगे। ओके, चलो, तो ये है हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टर। चलो, सबकी वैल्यू रखते हैं। अच्छा, तो R2 कितना है 85.8, R1 की वैल्यू कितनी है 75.3, R2 ओम। ओके, से R1 75.3 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा की वैल्यू लास्ट में रखते हैं और T2 फाइंड करना है और T1 की वैल्यू कितनी है 27। ओके, चलो, अभी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये पहले मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा। सो 85.8 डिवाइडेड बाय 75.3 और यहाँ पे 1 प्लस है ना, ये, हाँ, ये पहले 1 प्लस है ना, तो ये +1 इस साइड पे आएगा, तो -1, तो -1। ओके, इज इक्वल टू अल्फा इंटू T2 माइनस 27। ये सीक्वेंस समझो कैसे कैलकुलेशन में कर रहा हूं, अगर ये समझ में आ गया तो बाकी के 4 न्यूमेरिकल्स आप अपने आप से कर लोगे, एक ही सेम मेथड से, है ना। चलो, अभी क्या करेंगे, 85.8 डिवाइडेड बाय 75.3 करोगे, है ना, उसका आंसर आपका आएगा 1.14 -1 और यहाँ पे अब अल्फा की वैल्यू रखते हैं 1.7
into 10⁻⁻⁴ in bracket T2 minus 27. ओके, चलो 1.14 minus 1, तो that is 0.14. ओके, और यहाँ पे ये जो अल्फा की वैल्यू है ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे आएगी तो डिनोमिनेटर में 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴, और यहाँ पे T2 minus 27. ओके, चलो अभी क्या करेंगे, तो 0.14 डिवाइडेड बाय 1.7 करोगे आप, तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.082. 0.14 डिवाइडेड बाय 1.7 0.082, और 10⁻⁻⁴ यहाँ से न्यूमेरेटर में जाएगा, तो दैट इज 10⁻⁴, ओके, इज इक्वल टू T2 minus 27. ओके, चलो ये 10⁻3 दैट इज 10⁻4 है, अगर 10⁻3 होता तो 1000, तो ये 10,000 है, सो 10,000 इंटू ये करोगे, है ना, तो आपको वैल्यू मिलेगी 820, है ना, यहाँ से 4 डिजिट आप किस हो गए, तो यहाँ पे है ना 1 2 3, तो 82 तो 10⁻3 पे रहेगा, तो 10⁻4 पे 820 रहेगा, इज इक्वल टू T2 minus 27. तो T2 का वैल्यू कितना आएगा, तो -27 इस साइड पे आएगा, तो 820 plus 27, so it will be 847. और ये टेम्परेचर फाइंड किया ना, तो अल्फा का यूनिट सेल्सियस इनवर्स था, यहाँ पे टेम्परेचर सेल्सियस में ही है, तो ये आंसर आएगा डिग्री सेल्सियस. बोलो समझ में आया ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन क्लियर है ना, तो सेम कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, दैट इज इन एक्सरसाइज नंबर 5, है ना. चलो डेटा निकाल के देता हूं, है ना, तो एक्सरसाइज नंबर 5, at room temperature that is 27 degrees Celsius, so T1 that is 27 degrees Celsius, resistance found to be 100 ohm, so R1 is equal to 100 ohm. Okay, what is the temperature of element, तो हमें क्या फाइंड करना है, टेम्परेचर. अच्छा, तो T2 is equal to question mark when resistance found to be 117 ohm, so R2 is equal to 117 ohm. ओके, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा की वैल्यू आपको वापस इतनी दी गई हुई है, 1.7 into 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स. बोलो, इसमें तो रेजिस्टेंस फाइंड R2 करना पड़ा था, यहाँ पे तो डायरेक्ट दिया गया हुआ है, तो वापस कैसे करेंगे, तो यही इक्वेशन दैट इज R2 टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, R2 is equal to R1 in bracket 1 plus alpha T2 minus T1. ये है इक्वेशन, तो इस इक्वेशन में वापस वैल्यू रखिएगा, अपने आप से कीजिएगा, है ना, तो आंसर आपको इतना लाना है, आंसर आपको कितना लाना है, फाइनल टेम्परेचर T2 का दैट इज 1027 डिग्री सेल्सियस. इतना आंसर आप लाइएगा, डायरेक्ट मत लिखिएगा, ऐसे कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा और इतना आंसर अपने आप से लाना, है ना. तो बाकी के 3 न्यूमेरिकल्स वो भी सेम मेथड के सेम कैलकुलेशन है ना, तो उसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, थैंक यू.